तोता एक पेड़ पर बैठा मीठा फल खा रहा था। गोरी कवि तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते, तुम आज मीठा फल खा रहे हो, क्या तुम्हें लाल मिर्ची नहीं मिली? गोरी कवि जानती थी कि लाल मिर्ची तोते को बहुत ज्यादा पसंद है। तोता उदास होकर कहता है, नहीं गोरी, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, मैं तो किसान के खेत में भी गया, लेकिन मुझे कहीं से भी लाल मिर्ची नहीं मिली। ये एक मीठा फल मिला, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते तोते, अगर तुम अपना मीठा फल मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि लाल मिर्ची का पौधा कहाँ है, जहाँ जाकर तुम जीभ भर के लाल मिर्ची खा सकते हो। गौरी की बात सुनकर तोता एक पल के लिए सोचता है। ठीक है, लो मेरा मीठा फल तुम खा लो, मैंने कई दिनों से लाल मिर्ची नहीं खाई, लाल मिर्ची खाऊंगा तो मेरी चोंच मजबूत हो जाएगी। तोता अपना मीठा फल गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि मजे मजे से तोते का मीठा फल खा लेती है। चलो अब मुझे लाल मिर्ची का पौधा दिखाओ, कहाँ है लाल मिर्ची का पौधा? मेरे पीछे पीछे उड़ते आना। गौरी कवि तोते को एक वीरान जंगल में ले जाती है। तोते तोते, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ, शायद मैं भूल रही हूँ, लाल मिर्ची का पौधा दूसरी तरफ था। गौरी कवि तोते को एक सूखे पेड़ की डाल पर बिठाकर वहां से वापस चली जाती है। कालू, आज मैंने तोते को उल्लू बना दिया, मैंने तोते को उल्लू बनाकर उसका मीठा फल खा लिया। अब मुझे क्या बता रही हो? अगर मेरा इतना ही ख्याल होता तो थोड़ा मीठा फल मेरे लिए भी ले आती। कालू, जंगल के सभी कौवे अपनी कवियों के लिए मीठे फल लाते हैं और तुम मुझसे मीठा फल मांग रहे हो। तोता काफी देर तक वहां बैठा रहता है, लेकिन गौरी कवि लौटकर नहीं आती। ये गौरी की बच्ची कहाँ चली गई, मुझे यहाँ छोड़कर, भूख से बुरा हाल है। तभी वहां से रानू चिड़िया गुजरती है। तोता चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने गौरी कवि को कहीं देखा है? हाँ तोते, गौरी कवि अभी थोड़ी देर पहले अपने घर की तरफ जा रही थी। ये सुनकर तोता उदास हो जाता है और रोने लगता है। बेशरम, बेशरम काली कवि, मेरा मीठा फल खा गई, उसने मुझे धोखा दिया, वो धोखे से मेरा फल खा गई और मुझे लाल मिर्ची का पौधा भी नहीं बताया। तोते भैया, कितनी बार कहा है, उस काली कवि पर एतबार मत किया करो, वो बहुत धोखेबाज है। तोता उदास मन के साथ अपने घर को वापस उड़ता है। तोता जा रहा था कि उसे नदी किनारे कुछ दिखाई देता है। तोता जल्दी से वहां उतरता है। छोटे पेड़ के पास एक लाल मिर्ची का पौधा था, जो लाल मिर्ची से भरा हुआ था। तोता आंखें फाड़ फाड़ कर लाल मिर्ची के पौधे को देख रहा था। मिल गई, मिल गई, मुझे लाल मिर्ची मिल गई, अब मैं जी भर के लाल मिर्ची खाऊंगा। तोता उस पौधे से लाल मिर्ची तोड़कर खाने लगता है और कुछ लाल मिर्ची तोड़कर अपने साथ अपने घर ले जाता है। गौरी कवि, जो हर रोज किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उसे भोजन लेकर खा लेती थी, आज रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कबूतर ने भेजा है, कबूतर की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है, वो दाल चावल की खिचड़ी मांग रहा है। हाँ, दाल चावल की खिचड़ी तो मैंने अभी अभी बनाई है, रुको गौरी, मैं अभी डाल कर देती हूँ। रानू चिड़िया एक डिब्बे में दाल चावल की खिचड़ी डालती है और गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि रानू चिड़िया से खिचड़ी लेकर घने जंगल में चली जाती है। वाह वाह, ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, आज तो मैंने चिड़िया को ही उल्लू बना दिया, बहुत सियानी बनती है ये चिड़िया, इस जंगल में कोई भी मुझ जैसा नहीं। गौरी कवि सबका मजाक उड़ाती है और मजे मजे से खिचड़ी खाती है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं कबूतर के घर जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर कबूतर के घर जाती है। लूसी बहन, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ रानू चिड़िया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अपनी माँ के जंगल गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही लौट कर आई हूँ। क्या लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? कबूतर भैया, क्या आपने गौरी को मेरे पास खिचड़ी लेने नहीं भेजा था? ना भी चिड़िया, मैंने तो नहीं भेजा था, जरूर उसने झूठ बोला होगा। उस बेशरम काली कवि ने मुझसे झूठ बोलकर खिचड़ी ली। वो काली कवि कुछ ज्यादा ही शरारतें करने लगी है,
हर रोज किसी न किसी पक्षी से भोजन हत्या लेती है। रानो चिड़िया, तोते को लूट लिया और तुम्हें भी लूट लिया। अब मेरी बारी है। वो जरूर मेरे पास आएगी, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आऊंगा। देखना, मैं ही उसे उल्लू बना दूंगा। आज मोटी बुलबुल के पास जाती हूँ और मोटी बुलबुल के फूलों का रस चुरा कर पीती हूँ। गौरी कवि बुलबुल के घर की तरफ जाती है। बुलबुल ने अपने घर में तरह तरह के फूलों का रस जमा किया हुआ था। गौरी कवि एक बैरल में छेद करती है और फूलों का रस पीने लगती है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है और बुलबुल अंदर आ जाती है। बुलबुल को देखकर गौरी कवि एक बैरल के पीछे छुप जाती है। अरे, इस बैरल में सुराख कैसे हो गया? सारा फूलों का रस बह रहा है। बुलबुल बैरल का सुराख बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो पीछे छुपी काली कवि को देख लेती है। चोरनी, चोरनी काली कवि मेरे फूलों का रस चुरा रही थी। गौरी कवि तुरंत वहां से उड़ती है और खिड़की के रास्ते बुलबुल के घर से भाग जाती है। आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो चोर को सजा मिलनी ही होती है। ऐसे ही एक दिन गौरी कवि कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, रानो चिड़िया की माँ आई है। रानो चिड़िया मिठाई मांग रही है। क्या तुम्हारे घर में मिठाई है? हाँ, मेरे घर लड्डू पड़े हैं। मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। कबूतर अपने घर जाता है। लूसी, वो 2 लड्डू कहाँ हैं जो मैं शाम को लाया था? पति जी, वो लड्डू घोंसले में पड़े हैं। कबूतर दोनों लड्डू उठाता है और लड्डू लेकर झाड़ियों के पास चला जाता है। झाड़ियों के पास काले बीज थे, जिन्हें खाने से पक्षियों का पेट खराब हो जाता था। कबूतर वो काले बीज तोड़कर उनका रस लड्डुओं के ऊपर लगा देता है। अब पता चलेगा उस गोरी की बच्ची को। माफ करना कवि, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो, ये 2 लड्डू रानू चिड़िया को जाकर दे दो। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपने इतनी भी देर नहीं की। मैं तो लड्डू का इंतजार इससे भी ज्यादा कर सकती थी। गौरी कवि कबूतर से लड्डू लेती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। गौरी कवि दोनों लड्डू खा लेती है। लड्डू खाने के थोड़ी ही देर बाद गौरी कवि के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने ना जाने लड्डू में क्या डाला था। मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गई। गौरी के पेट में दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और वो इधर उधर उड़ने लगती है। गौरी कवि जितना इधर उधर जाती, उसके पेट में दर्द और बढ़ती जाती। आखिर वो थक हार कर एक जगह गिर जाती है और रोने लग जाती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई जल्दी से कबूतर को बुला कर लाए। न जाने कबूतर ने लड्डू में क्या मिलाया था। मेरे पेट में बहुत दर्द है। गौरी कवि छलांगे लगा रही थी। रानू चिड़िया, कबूतर और तोता गौरी कवि को देखकर खूब हंसते हैं। गौरी, हर रोज तुम शरारतें करती हो, कभी कभी हमें भी शरारत कर लेने दिया करो। जैसे आज कबूतर ने तुमसे शरारत की और तुम्हें पेट खराब करने वाली दवा खिला दी। ये सुनकर गौरी कवि बहुत मुश्किल से उड़ती है और कबूतर के पीछे भागती है, लेकिन कबूतर ऊंचे आसमान में उड़ जाता है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे गंदी आंखों वाले नहीं छोड़ूंगी। पकड़ सकती हो तो पकड़ लो, ऊंचे आसमान में तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया जंगल में पानी पूरी का ठेला लगाती थी। एक दिन गौरी कवि चुपके से जाकर रानू चिड़िया के ठेले के नीचे छुपकर बैठ जाती है। गौरी कवि सोचती है, जैसे ही चिड़िया इधर उधर जाएगी, आज मैं जी भर के इस चिड़िया की पानी पूरी खाऊंगी। रानू चिड़िया का बेटा कूकू अपनी मम्मा के पास आता है और गौरी कवि को ठेले के नीचे बैठी हुई देख लेता है। मम्मा मम्मा, ठेले के नीचे गौरी आंटी बैठी हुई है। मम्मा देखें, गौरी आंटी नीचे छुपी हुई है। गौरी, बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। क्या तुम मेरी पानी पूरी चोरी करने आई हो? चलो जल्दी बाहर निकलो। गौरी कवि डरती हुई बाहर निकल आती है।
नहीं नहीं चिड़िया, मैं यहाँ पानी पूरी चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर तुम्हारे ठेले के नीचे बैठ गई। मैंने अपने ठेले के नीचे कोई हीटर लगा रखा है जो तुम यहाँ बैठ गई? चलो भागो यहाँ से, काली कवि कहीं की। गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू, उस चिड़िया की बच्ची ने आज मुझे पकड़ लिया। मैं उसके ठेले के नीचे छुपी हुई थी, उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी बहुत बेइज्जती की। चिंता ना करो गौरी, कल से मैं भी जंगल में पानी पूरी बेचा करूँगा। मैं देखता हूँ वो चिड़िया कैसे पानी पूरी बेचती है। सभी पक्षी हमारे ठेले से ही पानी पूरी खाने आया करेंगे। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आपकी सब्जी बेचने वाला ठेला कहाँ है? भांजे, वो ठेला तो बाहर पेड़ के पास खड़ा है, लेकिन तुमने क्या करना है? मामा जी, मैंने भी जंगल में पानी पूरी बेचा करनी है, जैसे रानो चिड़िया बेचती है। वो चिड़िया पानी पूरी बेच बेच कर बहुत मुनाफा कमा रही है। कालू कौवा अपने मामा जी से थैला लेता है और अपने घर की तरफ वापस चलता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। तोते तोते, कल से अगर पानी पूरी खानी हुई तो मेरे पास आना, चिड़िया के पास ना जाना। मैं भी पानी पूरी बेचा करूँगा, मेरी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होगी। कौवे, ये तो खाकर ही पता चलेगा कि तुम्हारी पानी पूरी ज्यादा मज़े की है या चिड़िया की। पानी पूरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट, पानी पूरी खाओ, चिड़िया से अच्छी, चिड़िया से स्वादिष्ट, पानी पूरी खाओ। गौरी कवि बहुत शोर मचाती है, लेकिन कोई भी पक्षी गौरी कवि के पास पानी पूरी खाने नहीं आता। सभी पक्षी रानो चिड़िया की पानी पूरी ही पसंद करते थे। रानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी, हमें पानी पूरी चिड़िया से कम दाम में बेचना होगी, तभी पक्षी हमारे पास आएंगे। ठीक है, मैं आवाज़ लगाती हूँ। पानी पूरी 5 रुपए में, पानी पूरी 5 रुपए में, जल्दी आओ, जल्दी खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। गौरी कवि की आवाज़ सुनकर कुछ पक्षी गौरी कवि के ठेले पर आ जाते हैं। 1 प्लेट मुझे पानी पूरी की दो। 1 प्लेट मुझे भी। तोता और कबूतर गौरी कवि से पानी पूरी लेकर खाते हैं। छी छी, इसका स्वाद तो नदी के पानी की तरह है। तुम्हारा पानी ना तो खट्टा है और ना ही इसमें कोई मिर्च मसाला है। कबूतर को भी गौरी कवि की पानी पूरी पसंद नहीं आई। दूसरे दिन कोई भी पक्षी कौवे और कवि के पास पानी पूरी खाने नहीं आता। कालू जी, हमें किसी तरह रानो चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी चुरानी होगी, तभी हमारी पानी पूरी पक्षियों को पसंद आएगी। लेकिन रानो चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी कैसे चुराएं? मैं भेस बदल कर रानो चिड़िया के घर जाती हूँ और देखती हूँ कि रानो चिड़िया पानी पूरी में कौन कौन से मसाले शामिल करती है। गौरी कवि सफ़ेद बाल लगाकर अपना भेस बदलती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थकी हुई हूँ, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम कर लूँ? जी माँ जी, आप अंदर आ जाएं और थोड़ी देर मेरे घोंसले में आराम कर लें। मैं आपको ठंडा पानी भी देती हूँ। गौरी कवि भेस बदलकर चिड़िया के घर में चली जाती है। चिड़िया उसे पानी देती है। माँ जी, मैं जंगल में पानी पूरी बेचती हूँ, मैं रसोई में जाकर अपना थोड़ा काम कर लूँ और आप आराम से बैठें। ठीक है बेटी, आप जाओ और अपना काम कर लो। चिड़िया रसोई में जाती है और पानी पूरी बनाने लगती है। रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपने घोंसले में लेटा हुआ था। बैठे बैठे गौरी कवि के सफ़ेद बाल नीचे गिर जाते हैं और गौरी कवि जल्दी से वो बाल उठाकर दोबारा अपने सर पर रख लेती है। चिड़िया का बेटा कुकू ये सब देख लेता है। कुकू जल्दी से रसोई में जाता है। मम्मा, वो बूढ़ी कवि नहीं है, वो तो गौरी आंटी है। गौरी आंटी ने अपने सर पर सफ़ेद बाल लगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये बात है, वो गौरी की बच्ची भेस बदल कर मेरी रेसिपी चुराने आई होगी। अभी उसे मज़ा चखाती हूँ।
माँ जी, आप यहाँ रसोई में आ जाएं और मेरे पास आकर बैठ जाएं। गौरी कवि तो यही चाहती थी। वो जल्दी से उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। बेटी, आप अपना काम करो, मैं भी तो देखूं तुम पानी पूरी कैसे बनाती हो। माँ जी, मेरी रेसिपी में एक ख़ास बात है। मैं पानी पूरी बनाने के बाद पानी में खट्टे की जगह लकड़ियों की राख डाल देती हूँ। उससे पानी पूरी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गौरी कवि समझती है कि रानो चिड़िया ने उसे अपनी पानी पूरी की रेसिपी बता दी है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपने घर चली जाती है। कालू कालू जी, मैंने जान ली, मैंने रानो चिड़िया की पानी पूरी बनाने की रेसिपी जान ली। कल देखना सभी पक्षी हमारी पानी पूरी ही पसंद करेंगे। क्या खास मिलाती है रानो चिड़िया अपनी पानी पूरी में? लकड़ियों की राख। कालू, तुम जल्दी से जाओ और मुझे कुछ सूखी लकड़ियां ला कर दो। कालू कौवा उड़ता है, जंगल जाता है और एक पेड़ से कुछ सूखी लकड़ियां तोड़कर ले आता है। गौरी कवि वो लकड़ियां जलाती है और उनसे राख बना लेती है। दूसरे दिन कौवा और कवि अपनी पानीपुरी के पानी में लकड़ियों की राख मिलाकर पानीपुरी बेचने अपने ठेले पर पहुंच जाते हैं। पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ, चिड़िया से ज्यादा मजेदार पानी पूरी खाओ। बड़ी चील रानो चिड़िया के पास आती है और उससे पानी पूरी मांगती है। चील चाची, माफ़ करना, मेरी पानी पूरी तो ख़त्म हो गई। आप ऐसा करें, सामने कवि के पास जाएं और वहाँ से पानी पूरी खा लें। मैं तो घर से तुम्हारी स्वादिष्ट पानी पूरी खाने आई थी, लेकिन ठीक है, मैं कवि के पास ही चली जाती हूँ। रानो चिड़िया जानबूझकर बड़ी चील को गौरी कवि के पास भेज देती है। चील दी, एक बार मेरी पानी पूरी खाओगी तो सारी जिंदगी याद रखोगी। मेरी पानी पूरी चिड़िया की पानी पूरी से ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे कहते हुए गौरी कवि बड़ी चील को एक प्लेट पानी पूरी की दे देती है। चील पानी पूरी खाती है और साथ ही एक घूंट पानी का भरती है। पानी में तो लकड़ियों की राख थी। चील को गुस्सा आ जाता है। बेशरम कवि, बेशरम कवि, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर क्या था, कालू कौवा तो चुपके से थैले के नीचे छुप जाता है। गौरी कवि आगे आगे और बड़ी चील उसके पीछे पीछे। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।